नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अरे वो तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वोट को खींचने का अद्भुत उनके अंदर जो आकर्षण है वो पिछले 20 वर्षों से कम नहीं हुआ। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे वो चुनाव लड़ रहे, और शायद ये एक ऐसा रिकॉर्ड बना के जा रहे हैं जो इतिहास में इस रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ पाए कि उन्होंने जितने चुनाव अपने चेहरे पे लड़े वो सब जीते। आप प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से यहाँ आने तक के सफ़र को कैसे देखते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है। बहुत कह सकते हैं कि बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत ऐसा जिसका विरोध बहुत हो रहा था। मुझे याद है जब मोदी जी प्रधानमंत्री उनको बीजेपी घोषित कर चुकी थी और जब मैं गुजरात में उनका इंटरव्यू करने गया था तो मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा था, क्योंकि तब वो दिल्ली में आने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे और चुनाव प्रचार पूरे जोर पर था और वो थे गुजरात के मुख्यमंत्री। तो गांधीनगर में मैंने उनसे सवाल पूछा था। मैंने कहा कि यहाँ से जो दिल्ली है वो कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा डिपेंड करता है कि आप कौन से व्हीकल पर जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपके पास कौन सा व्हीकल है? तो उन्होंने कहा जन समर्थन का व्हीकल है। और उस चुनाव में किसी को उम्मीद भी नहीं थी 300 सीटें बीजेपी लेकर आएगी। कितने 2 या 3 दशक बाद भारत में एक ऐसी सरकार बनेगी जो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, और बीजेपी विपक्ष में आज तक कभी विपक्ष को इस तरह पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसलिए वो सफ़र अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए कि गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे, आप उस समय देश में जितने मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी ऐसे अकेले मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा एजेंडा प्रोपेगेंडा चलता था। आप सोचिए, मैं तो जहाँ था मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उनको रोकने के लिए कैसे बाकायदा सरकारी माध्यमों का दुरुपयोग किया जाता था, कैसे पूरा का पूरा एक स्पेशल सेल बना दिया जाता था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुजरात से दिल्ली ना आए। तीस्ता सीतालवाड़, राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया और कांग्रेस की पूरी जो एक टीम थी वो पूरे दिन रात इस कोशिश में रहती थी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को दिल्ली आने से रोके। तो ये उनको भी मालूम था कि नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति अगर वो दिल्ली में आ गया तो देश की तस्वीर बदल जाएगी और शायद कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो इतना उस पर एफर्ट कर रहे थे। लेकिन मोदी जी का एक अपना उनका एक करिश्मा है, और करिश्मे के साथ साथ वो ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप ये देखिए कि 2024 के चुनाव छोड़ दीजिए, 2024 के चुनाव ज़रूर एक सेटबैक हो सकता है, लेकिन बाकी जब कभी उनसे मिला हूँ, चुनाव से पहले कभी बात हुई है, कुछ हुई है, तो वो जो प्रिडिक्शन सोच के करते हैं वो सही होती है। और उनको जो लगता है कि हमारी सिचुएशन ये है, उससे ज़रा भी इधर उधर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्राउंड पर उनके पैर हैं, उनको मालूम है ग्राउंड रियलिटी क्या है, देश की सच्चाइयों से लोगों के मन को वो पढ़ना जानते हैं। मैं उनकी पहली एक जनसभा में गया, ये शायद बात होगी 2000 के आसपास की जो चुनाव था उस समय की बात है। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी ऑडियंस के साथ संवाद कर रहे थे, मतलब सभा थी। मोदी जी में क्या है कि वो लोगों से कनेक्ट करते थे, वो लोगों से ना उनसे संवाद करते थे, एक एक चीज पूछते थे, अच्छा बताओ अगर ऐसा चाहते हो क्या? फिर लोगों का रिस्पॉन्स आता था हाँ ना, तो उनको एंगेज रखते थे। तो इसके कारण जो है नरेंद्र मोदी का जो पूरा सफर है वो बड़ा, मैं फिर से कहूँगा, चुनौतियों भरा रहा, क्योंकि एक पूरी लॉबी लगी थी और मेरे ख्याल से वो लॉबी सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं थी, ये इंटरनेशनल लॉबी थी जो नहीं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली पहुंचे। लेकिन वो पहुंचे क्योंकि वो धरती पुत्र हैं, वो ज़मीन से जुड़े हैं और मेहनती आदमी हैं, और उनके भाग्य में लिखा था। भाग्य किस सेंस में आप कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भाग्य बनाया भी है। तो इसलिए ये उनका सफ़र जो है, और मुझे लगता है उनके इस सफ़र के ऊपर भी कुछ लोगों को ज़रूर PhD करनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आपने गाना सुना है, दम 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 लड़ैया रे, सबसे बड़ा लड़ैया रे ओमकारा। तो मैं मानूंगा कि वो सबसे बड़े लड़ैया हैं, इसीलिए इस पॉलिटिकल सिस्टम में सरवाइव करते हैं, काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, अपना काम बड़ी शिद्दत से करते हैं। इसी के लिए उनको जाना जाना चाहिए आने वाले समय के। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये जो 2 लोगों की टीम है, वो कैसे काम करती है चुनाव में, हम लोग ने चुनाव दर चुनाव देखा है। महाराष्ट्र की बात हो, बिहार की बात हो, दिल्ली की बात हो और बंगाल की बात हो। दिल्ली और बंगाल में
दिल्ली में कितने सालों बाद सरकार में सत्ता में लौटी, 10 और 15 25 सालों के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंका बीजेपी ने। और एक चीज़ इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लोग जिस तरह से देखते हैं, हमेशा चीज़ों से सीखते हैं ये लोग। हमने ये देखा है दिल्ली में 2020 में जो चुनाव हुआ था, अमित शाह बहुत खुद जाते थे, कई सभाएं करने लगे। उससे ये मैसेज गया, आम आदमी पार्टी ये कहने में कामयाब हुई कि देखिए एक छोटे से राज्य के लिए बीजेपी ने सारे नेता उतार दिए, और एक सिंपैथी फैक्टर जो होता है वो किस तरीके से वो अपने पक्ष में लेने में कामयाब हो। इस बार क्या किया बीजेपी ने, ये केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूँ। दिल्ली में शुरू में, बिल्कुल आखिरी में बड़े बड़े नेता उतरे, शुरू में किसी को नहीं उतारा उन्होंने। छोटे छोटे नेता काम करते रहे, छोटे छोटे। मुझे याद है एक मंत्री अभी भी हैं, मंत्री मैं उनका नाम नहीं लूँगा, चांदनी चौक में मैं एक बार गया चुनाव के दौरान, वो मैंने देखा, ये मैंने आंखों से देखा, वो अपनी कार में बिल्कुल नींद में सो रहे थे। तो मैंने उनको जाके उठाया कि आप यहाँ क्यों सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात भर मैंने काम किया है चांदनी चौक के इलाके में। अब उन मंत्री का मैं नाम नहीं लूँगा, वो अभी भी चूँकि मंत्री हैं तो उनको काम पे लगाया गया था उस क्षेत्र में। तो वो बिल्कुल अपनी गाड़ी में थक के सो रहे थे। इतना काम ज़मीन पर करवाया जाता है। और जो एक होता है ना कि हाई पावर्ड, हाई पिच, जो एक हाई वोल्टेज जो कैंपेन होता है, वो अब बीजेपी करने से बचती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लेसन उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से लिया है। और उस चुनाव दर चुनाव हरियाणा में देखिए, प्राइम एग्जाम्पल हरियाणा है। आखिर क्यों लगता था लोगों को कि कांग्रेस वहाँ पर फिर से 60 सीटें ले आएगी, 55 सीटें माहौल तो यही था उस समय कि हरियाणा में तो कांग्रेस बस अब आने ही वाली है। मैं भी गया था, इसलिए चुनाव वाले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मेरी ड्यूटी लगी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि सब लोग ये मान कर चल रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री। लेकिन मैं जब 2-3 दिन और कहीं के घूमने गया, कुरुक्षेत्र के इलाके में, करनाल के इलाके में, हिसार के इलाके में, तब मैंने कुछ दूसरी चीज़ देखी। तब बिल्कुल नीचे जो 25-25, 26-26 साल की युवा वो काम कर रहे थे और दूसरे राज्यों से आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा आप यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ पर लगाया गया, वो बीजेपी के ही अलग अलग इकाइयों से जुड़े हुए थे और 1-1.5 महीने से वो चुपचाप नीचे काम कर रहे थे। नीति वहाँ पर जो भी रही थी बीजेपी की, तो इस तरीके से अब काम करते हैं ये लोग, और वो काम जारी है, वो कई स्तर पर आपको दिखेगा। ये जो आपने बात की FCRA और डिलिमिटेशन, ये आपको मैक्रो लेवल पे दिख रहा है कि बड़ा काम कर रहे हैं। बाकी नीचे लेवल पे छोटा छोटा काम हो रहा है, संगठन के स्तर पर काम हो रहा है, लोगों तक पहुंचने का काम हो रहा है। ये जिम्मेदारी ही दी जाती है कि हर वोटर तक आपको पहुंचना है। और लास्ट में, आखिर में आके प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आएगा, अमित शाह बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, वो बिल्कुल आखिर में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बिल्कुल धमाका होता है। और वो लास्ट में जाके, बिहार में भी हमने देखा, और वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर वो प्रधानमंत्री आखिरी 10 दिनों में आप देखेंगे कि रोड शो करने लगते हैं, गली गली में पहुंच जाते हैं। बंगाल में भी हमने देखा। तो ये तरीका है बीजेपी का, और उसी तरीके से बीजेपी काम कर रही है। और इस तरह से मुझे लगता है इस बार भी उनका यही फोकस रहने वाला है, यही हम जिसको कहते हैं काम करने का तरीका रहने वाला है। पंजाब एक चुनौती है। पंजाब में कभी बीजेपी का आप जानते हैं, वहाँ पे कई मुश्किलात भी हैं, कई मुश्किल है, कई चैलेंजेस हैं। उसको कैसे, प्रधानमंत्री अब कुछ दिन पहले गए थे, पंजाब को थोड़ा बाकी राज्यों से बीजेपी अलग करके देख भी रही है, उसके लिए काम भी कर रही है। और बीजेपी को इस बार पहली बार लग रहा है कि पंजाब में सरकार बना भी सकती है, या नहीं तो कम से कम एक बड़ी फोर्स बन के पंजाब में पहली बार उभर सकती है। और इसलिए जो नायब सैनिक का मैंने उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और आप देखेंगे धीरे धीरे पंजाब पर कैसे इन लोगों का फोकस बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का पहले गांधीनगर पहुंचना बतौर सीएम, और उसके बाद गांधीनगर से दिल्ली तक का रास्ता, उसको आप किस तरह देखते हैं? सर, आपको लगता है कि वो सक्सेस वो अचीव कर पाए हैं जैसा कि कभी आपसे इतने सालों में बातचीत की हो? तो देखिए, मेरी उनसे पहचान पहली बार 1987 में हुई, और 1990 से 1990 से मैं उनसे रोज़, मतलब एक बहुत गहरे संपर्क में, ठीक है। जब वो उनको 95 में जब उनको दिल्ली भेजा गया, वहाँ पे जो झगड़ा हुआ उनका और शंकर सिंह वाघेला, है ना, तो उस टाइम पे वो मेरे टच में रहे और मैं उनके टच में रहा, है ना।
देखिए, मेरी पहली जो उनसे मुलाकात है वो मेरे एक चीफ रिपोर्टर थे, उनका नाम था किरीट भाई भट्ट। हम इनको मिलने गए थे अहमदाबाद में। जी। हमारी 20-25 मिनट की उनसे मीटिंग हुई थी। जब हम नीचे उतरे, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, तो किरीट भाई भट्ट, जिनको मैं मेरा गुरु मानता हूँ, जी। उन्हें कहा कि मावरकर, ये आदमी बहुत ऊर्जावान आदमी है, ये बहुत आगे बढ़ेगा। अभी भी शब्द मुझे याद है। उसके बाद में जब मेरा संपर्क उनसे गहरा हुआ 1990 के बाद, तो मुझे वो जो शब्द थे किरीट भाई भट्ट के, वो मुझे याद आते थे। उनका विजन, उनकी सोच, है ना, उनकी स्ट्रेटेजिकल माइंड, ये देख के लगता था कोई बड़े आदमी बनेंगे। देखिए, 1991 के अंदर ही वो जो 11 मेंबर की जो इलेक्शन कमेटी थी कांग्रेस बीजेपी की, उसके मेंबर बन चुके थे, जबकि वो सिर्फ एक स्टेट के स्टेट इकाई के वो संगठन मंत्री थे। इससे 30 होंगे और, पर उनको रखा गया था इलेक्शन कमेटी के अंदर, नेशनल इलेक्शन कमेटी में, क्योंकि उन्होंने जो यात्रा का आयोजन किया। देखिए, यात्रा जो है, पूरा यात्रा का जो पॉलिटिक्स है, उसके जनक हैं श्री नरेंद्र मोदी। यात्रा का उपयोग कैसे करना एज ए पॉलिटिकल टूल, एज ए सोशल टूल, इसके जनक है श्री नरेंद्र मोदी। और पहली यात्रा उन्होंने कौन सी की थी? पहली यात्रा उन्होंने खुद ने निकाली थी। पहली यात्रा उन्होंने, उस टाइम पे वो गुजरात इकाई के संगठन मंत्री थे, उस टाइम पे शंकर सिंह वाघेला से उन्होंने एक यात्रा निकालवाई जिसका नाम था न्याय यात्रा। ये कौन से साल की बात है? ये होगी बस आने के बाद तुरंत 87-88 की बात होगी। उस टाइम पे ड्राउट हुआ था गुजरात में, पानी की किल्लत थी। उस टाइम पे न्याय मांगने के लिए इस टाइप से उन्होंने एक न्याय यात्रा उनके पास निकलवाई थी, है ना। और बाद में जब अडवाणी जी की यात्रा उन्होंने निकाली, उसके बाद में उनकी एक एक्सपर्टाइज हो गई इसके ऊपर, जिसको पूरे देश में, जिसको ये देश को ज्ञान हुआ कि एक व्यक्ति है बड़ा मतलब एक तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिकल माइंड है उसका, और पार्टी में उसकी खास नोट ली गई। और 91 के अंदर वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर बन गए, जो एक बहुत अभूतपूर्व घटना थी। और 95 में मैंने उन पर एक लेख किया था, जिसमें मैंने निर्देश दिया था कि बड़े आदमी बनने वाले। इंडिया टुडे में किया था लेख मैंने। उस टाइम पे मैं इंडिया टुडे का इंचार्ज था। मैं गुजरात में इंडिया टुडे का इंचार्ज था 87 से लेके 2015 तक, काफी लंबे वक्त। हाँ, तो पूरी यात्रा उनकी देखी हुई। तो सर, ये जो आपने यात्रा देखी गुजरात से जाने की बाहर 95 में, और वापस से 2000 के बाद वापस उनका आना और फिर यहाँ तक पहुँचना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये इतना आसान था उनके लिए, या उनको बहुत आसानी से मिल गया? वहाँ से बीजेपी को एक रखने के लिए जब को वहाँ से निकाला गया, एक तरीके से उनको वहाँ से कहा गया कि आप जाइए दिल्ली, जबरदस्ती भेजा, जबकि गलती थी शंकर सिंह वाघेला जी की। इनको कहा गया कि आप निकलो यहाँ से। तो ये दिल्ली आए। उस टाइम पे काफ़ी वातावरण काफ़ी गमगीनी वाला था, जो इनके जो सपोर्टर्स थे उनके बीच में, कि इनको भेज दिया यहाँ से। लेकिन वो एक आशीर्वाद रूप साबित हुआ। दिल्ली में आके उनकी जो एबिलिटीज़ है, उनकी जो विजन है ना, उनकी जो पॉलिटिकल स्किल है, उसको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, समझा, दिल्ली आने के बाद। और सबको मालूम पड़ गया कि एक व्यक्ति है बड़ा ही ऊर्जावान है। तो दिल्ली एक तरीके से जो उस टाइम पे शराब के रूप में देखा जा रहा था, वो उनके लिए आशीर्वाद के रूप में साबित हुआ। तो सर, हुआ कैसे उनको सीएम बनाने का फैसला? क्योंकि आपने करीब से देखा है, आपकी बात भी कभी हुई होगी, एकाएक उनको ही क्यों सीएम बनाने का फैसला हुआ गुजरात का? देखिए, केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। कच्छ का अर्थक्वेक हुआ, उसमें मोदी जी गए थे कारीगर के रूप में, और बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। उसके बाद में जो इलेक्शन हुए पंचायत के, वो बीजेपी हार गई। और फिर पार्टी को ऐसा लगा कि गुजरात तो हमारी लेबोरेटरी है, आरएसएस बीजेपी की, कांग्रेस गुजरात एक लेबोरेटरी के रूप में मानी जाती थी, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट उनको भारत में करना होता था, उसका पहला एक्सपेरिमेंट वो करते थे गुजरात में। तो वो गुजरात लूज कराना नहीं चाहते थे। और जब तक नरेंद्र भाई की जो एबिलिटीज थी, वो बहुत ही
लोगों को ख्याल आ गया उस बात का। जिस तरीके से आप देखिए कि कारगिल के टाइम पे उनको पार्टी स्पोक्समैन के रूप में फील्ड किया गया कि अभी कारगिल का रोज ब्रीफिंग वो करेंगे। आप उनकी ब्रीफिंग देखिए, एक ऊर्जा ला दी उन्होंने कि उनके पास एक शब्दावली है, भाषा के मास्टर है। मैं आपको बता दूं, इतना उनका प्रभुत्व है हिंदी और गुजराती पे कि वो अगर 10 पेज लिखते हैं पेन से, एक भी शब्द उनको इरेज नहीं करना पड़ता। ये अभूतपूर्व बात है एकदम। अगर वो 10 पेज भी लिखते हैं, समझे आप, 10 पेज हाथ से, एक भी शब्द उनको इरेज नहीं करना पड़ता। ये आपने देखा हुआ है? ये भी मेरी किताब में इसका उल्लेख है, मेरी उनसे बात हुई है। तो बाद में मैंने कई बार उन्होंने जो लेखन किया वो खुद देखा मैंने, तो कहीं मुझे उसमें इरेज करता हुआ एक साइन दिखता ही नहीं था उसमें, जैसे हम लोग कट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। ये उनकी सोच जो उनकी जो एकाग्रता है, भाषा पे जो प्रभुत्व है, समझा ना। तो ये सब उनकी जो एबिलिटीज है वो पार्टी के सामने आ चुकी थी और पार्टी गुजरात को लूज करना नहीं चाहती थी। इस परिस्थिति में उनको लाना पड़ा क्योंकि उनके पास विजन थी, उनके पास एबिलिटी थी, उनके पास में कमिटमेंट था, एफिशिएंसी का कमिटमेंट, गुड गवर्नेंस का कमिटमेंट। तो मेरे मन में कोई शंका नहीं थी क्योंकि जो भी उनको मिलेगा, कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई ये तो प्रचारक थे और पार्टी के थे, कैसे करेंगे। अब मैंने कहा एक अच्छा पार्टी का संगठक है, वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन ही सकता है। सवाल आयोजन का ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान को मारा, ये द्वंद्व युद्ध था, आपको याद हो तो। बिल्कुल। अफजल खान की हाइट थी 6 फुट से ऊपर और इनकी ये थोड़े से हाइट में कम थे। हाँ ठीक है, तो उनके सिर्फ यहाँ तक आते थे वो। हाँ, अफजल खान के मुकाबले हाइट में कम थे, एकदम कम थे। कैसे मार दिया उन्होंने। उसके मारने के बाद में जब उनके सेनापति ने पूछा कि इतना धिप्पड़ अफजल खान, इतना उसका इतना प्रभाव, इसको कैसे मार दिया आपने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा नियोजन। बोले बहादुरी नहीं, बोले बहादुर तो थी मेरे पास में, नियोजन। अगर यश पाना है तो प्लानिंग होना चाहिए। ये बात पूरी तरह से श्री नरेंद्र मोदी के अंदर है। तो प्लानिंग जो करते हैं वो, जो मेरी दूसरी किताब है उन पे मार्चिंग विद ए बिलियन, उसमें मैंने कोट किया उनको कि उदय बाबू, मैं पहला स्टेप जब लेता हूं मुझे अगले 10 स्टेप मालूम होते हैं। आप समझ रहे हो? क्लैरिटी बहुत है और प्लानिंग करके अनपैरेलल्ड क्लैरिटी। पूरे वर्ल्ड में कोई लीडर के पास ऐसी क्लैरिटी नहीं होगी पूरी दुनिया में।